नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से डिफरेंट से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं अजय और मोहित नाम के लड़के के साथ घटी हुई ऐसी दर्दनाक घटना की भूतिया कहानी जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना उन लोगों के साथ एक कॉल सेंटर में घटी थी। इस कहानी की शुरुआत होती है अजय नाम के लड़के के साथ। अजय नाम का लड़का एक गरीब परिवार में जन्मा मामूली सा बिल्कुल मासूम सा लड़का था। इसने अपने जीवन में कुछ ऐसे अलग से काम कभी किया ही नहीं था। अपनी सरल सी जिंदगी बहुत आराम से जी रहा था। ये अपने कॉलेज में बीकॉम में एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर में पहुंचा तो बड़ा होने के मतलब अब बड़ा हो गया था ना, 18 साल का हो गया था। तो इसने नोटिस किया यार कि जो मेरे पिताजी हैं इतने ज्यादा पैसे नहीं कमाते हैं, कैसे कैसे करके मुझे, मेरी मम्मी को, मेरे छोटे भाई को पाल रहे हैं। अब मैं 18 साल का हो गया हूं तो क्यों ना पढ़ाई के साथ साथ मैं कोई जॉब ज्वाइन कर लूं और अपने पिताजी का आमदनी में थोड़ा हाथ बटाऊं। अच्छी सोच थी। उसके पिताजी एक प्यून थे कॉलेज में। तो ये इंटरव्यू देना शुरू कर देता है कॉल सेंटर्स में। इसको पता था कि मेरे मतलब ग्रेजुएशन तो हुई नहीं है और 12th के बेस में कोई प्रॉपर अच्छी खासी जॉब मिलेगी नहीं। एक कॉल सेंटर ही है जो डिसेंट मानी जाती है दुनिया में, वहां पे मैं इंटरव्यू देता हूँ, वहां पे मिल जाएगा। अभी जब इंटरव्यू देने गया तो क्या समझ में आ रहा है, किसी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है। हर एक कॉल सेंटर में इंग्लिश 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 का रट्टा सब लोग मार रहे हैं। इसको उतने अच्छे से बोलते नहीं आता था इंग्लिश, तो कहीं पर भी इसका सिलेक्शन हो नहीं रहा था, कहीं पर भी नहीं हो रहा था। फिर क्या होता है, ये बड़ा उदास था। एक दिन डिसाइड कर लिया कि अब मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा, कहीं नहीं दूंगा। अब क्या करूं यार, 3 साल अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता हूं, उसके बाद देखा जाएगा, डिग्री लेके घूमूंगा फिर इधर से उधर। उदास होकर अपने कॉलेज से निकला था, छुट्टी हुई थी। कॉलेज के पास एक चाय की टपरी थी, वहां पे अक्सर चाय पिया करता था। चाय पी ही रहा था उदास होकर कि चाय वाले अंकल इससे क्या बोलते हैं। अंकल की उम्र यही कोई 40 साल के आसपास की रही होगी। लोकल कानपुर के थे, कानपुर की घटना है। अंकल बोलते क्या हुआ बेटा, उदास क्यों है। तो अंकल को सारी बात अजय ने बता दिया। तो अंकल बोलते अरे इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है, एक कॉल सेंटर जिसका नाम ये है, उस कॉल सेंटर का हम नाम नहीं लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं ब्लडी कॉल सेंटर। तो अंकल बोलते हैं बेटा ब्लडी कॉल सेंटर जो है ना वो इस जगह पर है, एड्रेस भी बताते हैं। तो यहाँ पे जा और अपना इंटरव्यू दे दे, वहां पे तेरा इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना। लेकिन जैसे ही अंकल ने बोले ना वहां पे तेरा इजीली सिलेक्शन हो जाएगा, एक्साइटेड हो गया और तुरंत टाइम वाइम देखने लगा, अंकल को पैसे निकाल के देने लगा और ना खुश होके वहां से निकल गया तेजी से। अब अंकल कुछ तो बोल रहे थे कि बेटा एक चीज ध्यान रखना। अजय ने सुना नहीं और वो सेम डे उस कॉल सेंटर में इंटरव्यू देने के लिए पहुंच गया। ऐसे कॉल सेंटर्स में ज्यादातर क्या होता है, वॉक इन इंटरव्यूज चलते रहते हैं। इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा है, इंटरव्यू देना शुरू किया है और कमाल की बात क्या है पता है, इसने जो इंटरव्यू दिया ना वहां पे वो क्रैक कर लिया। मतलब ये खुद के ऊपर बड़ा शौक हुआ कि मैंने इससे पहले कितने सारे कॉल सेंटर्स में, कितनी सारी जगहों में इंटरव्यू दिया, कहीं पे भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। किसी ना किसी रीजन की वजह से मुझे अटका दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को ऐसा क्या दिख गया जो मेरा सिलेक्शन कर लिए, ये सोच में पड़ गया। लेकिन इसका सिलेक्शन तो हो चुका था, इसकी सैलरी भी प्रॉपर जितनी मिलनी चाहिए थी उतनी ही मिल रही थी। इसको मिला था नाइट शिफ्ट और ये नाइट शिफ्ट ही चाहता था, क्योंकि क्या था कि डे में तो अब इसका कॉलेज था। कॉलेज ऐसा भी नहीं था कि डेली जाना है, 100% अपनी अटेंडेंस देना है, ना ही 75% का कोई क्राइटेरिया था। कॉलेज इसका काम चलाऊ वाला था। तो इसने सोचा था कि कॉलेज नहीं भी जाऊं तो चलेगा, खाली एग्जाम देने भी जाऊं तो भी चल जाएगा। यहाँ पे मैं बढ़िया ज्वाइनिंग कर लेता हूँ नाइट शिफ्ट में, और कभी जाना भी पड़ गया कॉलेज और दिन का काम करना भी पड़ गया घर का तो कोई टेंशन नहीं रहेगी। टाइमिंग इसको के कॉल सेंटर से मिली रात के 10:30 बजे से लेकर सुबह के 6:30 तक। टाइमिंग भी बढ़िया थी। इसको अगले ही दिन से ज्वाइन करने के लिए कहा गया। अगले ही दिन से इसकी 30 दिन की होने वाली थी ट्रेनिंग। ये पहुंच जाता है भाई। जिस दिन ये पहुंचा ना रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास अपने कॉल सेंटर में ट्रेनिंग रूम में, तो क्या पाता है कि उसके अलावा वहां पे कोई और नहीं है। ये बड़ा शौक रह गया क्योंकि इसने सुना था कि कॉल सेंटर में यार ऐसे ट्रेनिंग के लिए ज्यादा बच्चे होते हैं, नॉर्मली 8-10 बच्चे होते हैं। मैं अकेला कैसे हूँ, क्या मुझे अकेले को ट्रेन किया जाएगा। कमाल की बात है। उतने में ही दरवाजा खुलता है और एक और लड़का एंटर करता है जो कि इसकी उम्र का ही समझ में आ रहा था। अजय ने उस लड़के को देखा तो जान में जाना ही, चलो मेरे अलावा कोई और भी तो है, इतनी सारी चीजें, नई नई चीजें फेस करने के लिए एक दोस्ती हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा। अजय ने उसका बात किया, उससे नाम पूछा, मोहित नाम बताया, कहाँ रहते हो, सारी बात हुई, क्या पढ़ाई करते हो, डिटेल में बात हुई। इतने में ट्रेनर सर भी एंटर करते हैं। अब ट्रेनर सर अपना कंप्यूटर वगैरह के बारे में बताना शुरू कर दी, प्रोजेक्टर में सिखाना शुरू कर दिए। अब पता ही नहीं चला कि कब सुबह के 5 बज गए। सुबह के 5 बजे जब अपने घर को सब लोग निकल रहे थे ये तीनों, तो सर इनको रोक के क्या बोलते, बेटा ध्यान रहे, आज तो ठीक था, तुम्हारा पहला दिन था, मैंने तुमको कुछ बोला नहीं। दोनों को बोलते हैं ट्रेनर सर। अब कहानी यहाँ से ट्विस्ट ले रही है, ध्यान से सुनना। ट्रेनर सर बोलते हैं कि कल हो सकता है कि मैं आने में लेट हो जाऊं, कभी भी मैं आने में लेट हो जाऊं, तुम लोग आना तो इसी रूम में बैठे रहना। प्रॉपर एक प्राइवेट ट्रेनिंग रूम जैसा था। आना तो डायरेक्ट यहीं पर आना और यहीं पर बैठे रहना।
बाहर मत निकलना, बाहर निकल भी गए तो ऊपर वाले फ्लोर में गलती से भी मत जाना। ये लोग सोचते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों? सर से भी पूछे कि सर क्यों आप मना कर रहे हैं, वहां पे कोई काम नहीं करता क्या? सर बोलते नहीं बेटा, वहां पे काम तो करते हैं लेकिन सिर्फ डे शिफ्ट में, नाइट शिफ्ट में वहां पे कोई काम नहीं करता है और ना ही कोई जाता है। मैं निकलता हूँ, बाकी की बात कल मिलकर करेंगे। सर निकल गए, ये दोनों ने भी सोचे कमाल की बात है, चलो नहीं जाएंगे, छोड़ो। ये इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, इग्नोर कर देते हैं और अपने अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। पूरी दिन अब अजय दिन भर सोया है क्योंकि पहली बार रात को इतना ज्यादा जागा था, पूरा दिन भर सोया है, फिर उठा तो फिर से थोड़ा बहुत काम किया और इसे कॉल सेंटर जाने का टाइमिंग आ गया। अब कॉल सेंटर पहुंचा, इससे पहले आज मोहित आ गया था, मोहित बैठा हुआ था, अजय भी पहुंचा और 15 मिनट और बीत गए, ट्रेनर सर अभी तक नहीं आए। दोनों बातचीत कर रहे हैं, अजय और मोहित दोनों बातचीत कर रहे हैं कि अचानक से मोहित क्या बोलता है, यार सर क्या बोल रहे थे कि कल ऊपर वाले फ्लोर में मत जाना, ऐसा क्या होगा? अजय बोलता है छोड़ ना, अपने को क्या करना है, मना किए हैं तो नहीं जाएंगे, उसमें क्या हो गया? मोहित बोलता है नहीं ना भाई, एक बार चल के देखते ना, मजा आएगा, एक बार पता तो चले ऐसा क्या है जो मना कर रहे थे, अच्छा लगेगा, चल चले गया। तो अजय बोलता है सर आ गए तो क्या बोलेंगे? मोहित बोलता है कि बोल देंगे वॉशरूम गए थे। ये बोलता है ठीक है चल देख के आते हैं। ये दोनों ना धीरे धीरे दबे पांव बाहर की तरफ निकले। अब ट्रेनिंग रूम के बाहर की तरफ लोग काम कर रहे हैं, उनके कॉल चल रहे हैं नाइट शिफ्ट वाले, लेकिन सब नाइट में ना फ्रस्ट्रेट होकर काम करते हैं ज्यादातर लोग, तो अपने अपने काम में व्यस्त हैं सब लोग। ये लोग दबे पांव सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़ के भाई अलग अलग रूम्स थे, तो बाकी सारे रूम्स बंद थे, एक अकेला रूम खुला हुआ था। ये लोग खोल के उसके अंदर घुस गए। अंदर घुस के क्या पाते हैं कि अंदर बहुत बड़ा एक वर्क प्लेस जैसा है, पूरा वर्क फ्लोर है, कंप्यूटर भी बहुत सारे हैं और काफी बड़ा है इसका साइज, काफी सारे कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, 50-60 से ज्यादा रखे हुए हैं। तो देख के बड़े हैरान हुए कि नीचे इतने ठसा ठस बैठ के नाइट शिफ्ट में लोग जॉब कर रहे हैं, ऊपर क्यों नहीं आ रहे? इन्हीं का तो है, ऊपर ट्रांसफर क्यों नहीं किया जा रहा है? खैर अजय बोलता है देख लिया ना, चलना अब चलते हैं। मोहित बोलता है ठीक है चलो चलते हैं। ऐसा बोल के दोनों पलटे ही हैं बाहर की तरफ आने के लिए कि इनके पीछे से ऐसा टेबल में हाथ मारने की आवाज सुनाई दी। ये दोनों घबरा गए कि ये क्या हुआ। पलटकर जैसे देखे तो क्या पाए, इनके जस्ट पीछे की रो के जो कंप्यूटर्स थे, लाइन से लगभग 7 कंप्यूटर रखे हुए थे, सातों एक साथ चालू हो गए। ये दोनों बड़े हैरान हुए कि ये चालू कैसे हुए यार, हम जब आए थे तो बंद थे। चलो हो सकता है कि हम नोटिस नहीं कर पाए होंगे, लेकिन ये चालू है और हमारे आने के बाद चालू है। हम ऐसे ही छोड़ के बाहर निकल गए और फिर कल सीसीटीवी कैमरे में पता चल गया कि हम दोनों आए हुए थे और ये हमारी वजह से चालू हुए हैं, तो हमारी नौकरी तो एक दिन में ही निपट जाएगी भाई। इससे अच्छा कंप्यूटर बंद करके फटाफट नीचे चल लेते हैं। दोनों कंप्यूटर बंद करना शुरू करते हैं, सक्सेसफुली बंद कर देते 7 कंप्यूटर, और जैसे ही वापस से नीचे आने के लिए पलटते वैसे फिर से धमाक से आवाज आई, फिर पलटे, फिर वही कंप्यूटर चालू दिखाई दिया। तो बोले ये क्या मैटर हुआ यार? दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं, बोलते हैं यार थोड़ा अजीब नहीं लगा यहाँ पे? ऐसा नहीं लगा कि अपने पीछे कोई खड़ा था और उसने इंटेंशनली आके एक ही झटके में सारे कंप्यूटर्स ऑन किया है? अजय कहता है हाँ भाई, फील तो हुआ कि पीछे कोई था, अजीब सा लग रहा है, निकलेगा यहाँ से। दोनों ये सोच के फटाफट नीचे आ जाते हैं। अब नीचे आए, अभी तक सर नहीं आए हुए थे, दोनों बैठ गए। 2 मिनट बाद सर भी एंटर कर दिए। अब सर ने इन लोगों को सिखाना शुरू किया, प्रोजेक्टर चालू किए, प्रोजेक्टर में सब कुछ बता ही रहे हैं कि फिर पता नहीं चला कि कब रात के तकरीबन 1 से 1:30 बजे का समय हो गया। अब सर बोलते हैं कि मैं वॉशरूम से आता हूँ, उसके बाद 5-7 मिनट पढ़ेंगे, उसके बाद तुम लोग खाना वाना खाने के लिए चले जाना, मैं भी खाना खाऊंगा। अब सर वॉशरूम की तरफ गए हैं। अभी अजय और मोहित दोनों आजू बाजू वाली कुर्सियों में बैठे हुए हैं। अब अजय मोहित की तरफ देख के बोलता है मोहित समझ में आया कि यार ऊपर क्या था? तो मोहित कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। मोहित एक टक लगा नीचे ही देख रहे हैं। अजय बोलता है मोहित सुन रहा है कि नहीं? मोहित अभी भी ऐसे ही देख रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। हाथ लगे मोहित, फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं, ऐसे ही देख रहा है। उतने में सर एंटर कर गए वापस। अब सर वापस से अपना सिखाना शुरू कर दिए। अब सर लगे हुए कि सर की भी नजर अचानक से मोहित की तरफ पड़ती है। मोहित ऐसे ही बैठा हुआ है। सर बोलते मोहित समझ में आ रहा है कि नहीं, नींद आ रही है क्या? मोहित कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। सर बोलते मोहित सुनाई नहीं दे रहा है, सो गया क्या? फिर अजय वापस से देखता है, मोहित बोल के जैसे ऐसा हाथ लगाता है, मोहित चेयर के साथ ऐसा पलट गया और जैसे वो गिरा है एकदम जैसे कि मर जाता है ना इंसान, वैसा आंख वाँख पूरी पलट चुकी है और मुंह खुल गया है और ऐसा लग रहा है सांस नहीं चल रही है। तो सर और अजय दोनों घबरा गए और चिल्ला चिल्ला के बाहर से किसी को बुलाए। तो बाहर से 3-4 लोग आए, एक टीम लीडर भी आया जिसके पास कार थी। उसी कार की चाबी लिए ट्रेनर ने, अजय ने, उसी कार में इसको डाल के तुरंत पास के हॉस्पिटल में लेके गए। अब हॉस्पिटल में ले गए तो डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे इसको हुआ क्या है, और सांस बहुत ही धीमी चल रही है और समझ लो बॉडी पूरी ठंडी हो चुकी है।
इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दिए हैं, बॉटल लगाए हैं, बोले क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप इनके पेरेंट्स को बुला लीजिए। तो सर ने किसी को फ़ोन लगा, उनके पेरेंट्स का नंबर मांगे, मोहित के पेरेंट्स को बताया, बोले आप आ जाइए, हम निकलेंगे यहाँ पे, आप देखिए आपके बेटे को क्या हुआ है। पेरेंट्स लोग भी हॉस्पिटल में पहुंचे हैं और ये दोनों वहाँ से निकल गए। पेरेंट्स से ज़्यादा बात नहीं की, पेरेंट्स को खाली इतना बोले सर ने कि देख लीजिए, पता नहीं अभी बैठा हुआ था रूम में, क्या हो गया क्या नहीं, कुछ प्रॉब्लम है क्या, डॉक्टर जी से बात कर लीजिए, हम निकलते हैं। ऐसा बोल के ये लोग निकल गए। अब भाई सर गाड़ी चला रहे हैं, रात का वक्त है, सुनसान इलाका है, लगभग दूरी 4 से 5 किलोमीटर की थी। सर गाड़ी चला रहे हैं और अजय पीछे बैठा बैठा ये सोच रहा है कि साला हम जो ऊपर गए थे उसकी वजह से तो नहीं हुआ है, वहां पे किसी की प्रेजेंस तो फील हुई थी, कुछ अजीब तो लगा था, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, भूतिया मामला तो नहीं है, इसलिए सर ने हमको जाने से मना किए थे, एक बार पूछ लेता हूँ। सर से बड़ी हिम्मत करके बोलता है, सर कल आप कुछ बता रहे थे ना ऊपर वाले फ्लोर के बारे में, फिर आपने काट दिए थे, क्या है ऐसा, ऊपर जाने से क्यों मना किए थे? सर क्या बोलते हैं, सच सच बताना, तुम लोग गए तो नहीं थे ना वहां पे? ये बोलता है, सर सच बताऊं तो हम लोग गए थे, लेकिन सर मोहित ने ही हमें बोला था, तभी हम गए थे। अब सर चिल्लाना शुरू करते हैं, तुम लोग क्या बेवकूफ हो गए हो? किसी रीजन से कुछ मना किया जाता है ना, किसी का कुछ रूल होता है। जब मैंने मना किया तो तुम लोग क्यों गए? तुम्हारे साथ भी ऐसी कोई परेशानी हो जाएगी तो फिर मुझे मत बोलना। अजय बोलता है, नहीं सर प्लीज बताइए तो क्या कारण है, क्यों आपने ऐसा बोले और अभी ऐसा क्यों गुस्सा कर रहे हैं? तो सर बताते हैं कि बेटा किसी को बोलना मत, मैं तेरे को अकेले को बता रहा हूँ, अभी अपन अपने वर्क प्लेस में भी नहीं है और अभी अपन दोनों अकेले ही हैं, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ। आज से लगभग 6 से 7 साल पहले की बात है। ये कॉल सेंटर जब शुरू हुआ था ना, तो समय डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट दोनों इस कॉल सेंटर के पास थी। और डे शिफ्ट में तो लोग काम कर रहे थे, लेकिन नाइट शिफ्ट में 5 लड़के और 3 लड़कियां ज्वाइन किए थे। ये जो 5 लड़के थे ना, ये थोड़े अजीब थे, लेकिन इनकी कम्युनिकेशन अच्छी थी, इसलिए इनको हायर कर लिया गया था। नाइट शिफ्ट के लिए पहले ऊपर उसी फ्लोर में वही पर प्लेस में हम लोगों ने काम शुरू करवाए थे। ज्वाइन किए इन लोगों को 10 दिन ही हुए थे ट्रेनिंग खत्म होने के बाद। मतलब लड़कियां लोग कंप्लेंट करना शुरू कर दी थी कि लड़के उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं काम करते करते। लड़कियां भी अनकंफर्टेबल रहती थी, लेकिन कोई सीनियर जाके बोलता था तो शांत हो जाते थे और ऐसा रिएक्ट करते थे कि हमने कुछ किया ही नहीं है, जैसे बहुत शरीफ है। फिर एक दिन की बात है, एक दिन ना 2 लड़कियां, 3 लड़कियों में से 2 लड़कियां आई ही नहीं, एक लड़की अकेली आई। एक लड़की अकेली आई और ये 5 लड़के थे। नाइट शिफ्ट थी, बहुत कम लोग नीचे काम कर रहे थे, ऊपर ही ये लोग थे और सिर्फ एक ही टीम लीडर आता था, क्योंकि इतने कम लोग थे ना नाइट शिफ्ट में। एक वॉचमैन बाहर बैठता था और उस दिन वो टीम लीडर भी हो गया था लेट। पता नहीं उनकी क्या नियत ऐसी डगमगाई, ये 5 ने उस लड़की के साथ दुष्कर्म किए और वहीं पर गला घोंटकर उसको खत्म कर दिया और फिर वहां से निकल भी गए, किसी को पता भी नहीं चला, निकल भी गए। फिर टीम लीडर वहां पर पहुंचा, तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, वो लड़की की सांसें पूरी तरीके से रुक चुकी थी। फिर पुलिस कंप्लेंट हुई, फिर पुलिस वालों ने और कंपनी वालों की तरफ से उन लोगों के बारे में पता करने की भी कोशिश की गई, लेकिन क्या होना था नहीं पता चला। वो लड़कों ने अपने फेक डॉक्यूमेंट्स दिए थे, आज तक पता नहीं चल पाया उन लड़कों के बारे में कि वो लड़के कौन थे, कहां से आए थे, कहां चले गए। खैर ये मामला तो अलग है, लेकिन जिस दिन से उस लड़की की डेथ हुई थी उसके अगले दिन से नाइट वाली प्रोसेस तो बंद हो गई थी, लेकिन बाय चांस कोई भी नाइट के समय ऊपर जाता तो उनको वो लड़की उसी जगह पर बैठी हुई दिखाई देती जहां पर वो बैठती थी। लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते और उसको देख के उनकी बोलती बंद हो जाती और पूरा उनका शरीर कांपने लगता, जैसे कि पता नहीं क्या देख लिया। कभी कभी ऐसा होता कि कोई ऊपर जाता तो उन्हें मिर्गी के दौरे पड़ने लगते और फिर बहुत टाइम तक वो होश में नहीं आ पाता। काफी दिनों तक ये एक्टिविटीज नोटिस किए हैं कंपनी वालों ने और आखिरकार बोल दिए कि रात में वहां पर कोई काम नहीं करेगा। दिन में क्योंकि किसी को कुछ नहीं होता था, दिन में तो वहां भीड़ होती है, 50-60 लोग काम कर रहे होते, लेकिन रात में ऐसे कांड वहां पर होने लगे तो उस फ्लोर को कंप्लीटली बंद कर दिया गया। अब आज इस बार तुम लोग गए, देख लिए तुम्हारे दोस्त के साथ, मोहित के साथ क्या हुआ है। अब प्रे करो कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी ना हो। खैर इतनी बात करते करते कॉल सेंटर आ गया। उस दिन सर ने बोले कि आज देखो बैठे रहो, तुम टाइम पास करते हैं और अपन सिर्फ बातें करेंगे। सर ने भी सोचे कि यार इससे थोड़ा फ्रेंडली बना लेता हूं मैं, नहीं तो मैंने इसको जो कुछ बताया हूं इसने कहीं बक दिया तो मेरी वाट लग जाएगी कि मैंने बात फैलाया हूं। तो पूरी रात सर ने और इसने बैठ के बात की है अपने ऑफिस में। उस समय ट्रेनिंग के नाम पे सिर्फ टाइम पास किए पूरी रात। लेकिन अगले दिन क्या हुआ पता है, मोहित की कोई खबर नहीं, दूसरे दिन भी कोई खबर नहीं, तीसरे दिन भी कोई खबर नहीं। अब सर ने बोले फोन करके बात तो किया जाए घर वालों से। फोन लगाया गया, मोहित को अभी भी होश नहीं आया। ठीक है, लेकिन क्या किया जा सकता था। 25 दिन बीत गए, मोहित को अभी भी होश नहीं आया और यहाँ पर इसी कॉल सेंटर मतलब इसी कंपनी से मोहित को मतलब हटा दिया गया, क्योंकि अभी एक ही दिन ज्वाइनिंग को हुआ था और इसके साथ ये कांड हो गया था तो उसको हटा दिया गया। लेकिन अब पर्सनली सर को मोहित की चिंता हुई, क्योंकि हो जाता है यार, एक बार भले एक बार मिले हो लेकिन उसके बारे में पता रहे कि इसके साथ ऐसा कांड हो गया तो जानने की उत्सुकता रहती है कई बार। तो सर को उत्सुकता तो थी। सर ने 35 दिन बाद भी फोन किए, लेकिन होश तब भी नहीं आया था और डॉक्टर अब कह चुके थे कि मोहित कोमा में चले गया है। और आज इस घटना को काफी समय बीत चुका है, लगभग 1.5 साल हो चुके हैं, लेकिन अब मोहित को होश तो आ गया है,
लेकिन उसने अपने बोलने की क्षमता खो चुका है। उसका दिमाग भी अब ठीक से काम नहीं करता है। मतलब ऐसा हो गया है ना कि यार बस जी रहा है, काट रहा है, ऐसी हो गई उसकी लाइफ। हो जाती है जब किसी इंसान को बहुत बड़ा सदमा लगता है और कोई मतलब उस दुनिया के मतलब जो भी बोलते हैं शैतानी शक्ति को वो फील कर पाता है उतनी करीबी से, तो उस इंसान के साथ ऐसा ही होता है। या तो वो खत्म हो जाता है, या तो वो सदमे में चला जाता है, या तो वो कोमा में चला जाता है, या तो उसकी आवाज चली जाती है, क्योंकि वो दुनिया वालों को कुछ वैसा बता ना पाए। और जो भी हो, लेकिन उस लड़की के साथ गलत तो हुआ था। कुछ लोग गलत करते हैं और बाद में बेचारे जो ऐसे लोग होते हैं जो कुछ नहीं किए रहते वो भी भुगतते हैं, क्योंकि वो जगह ही ऐसी हो जाती है ना, फिर वो जगह ही निगेटिव वाइब से भर जाती है, क्योंकि बहुत निगेटिव कर्म हुआ रहता है उस समय। अगर बात करें इस कहानी की तो अजय ने ही लिखकर भेजा। अजय आज भी उस कॉल सेंटर में काम कर रहा है और गांठ बांध कर रख लिया है। वो रात में क्या दिन में भी ऊपर वाले फ्लोर में गलती से भी नहीं जाता है। ना अजय तो अच्छा। अजय ने साफ साफ मना किया कि मैं उस कंपनी का नाम नहीं बता सकता और आप भी उसके बारे में ज्यादा सर्च ना करें ताकि दुनिया के सामने ये नाम वाम ना आए, इसलिए हमने इसको बोल दिए ब्लडी कॉल सेंटर। ये एक ऐसी घटना की कहानी है जिसके कारण से अंकुर और अंकुर का पूरा परिवार हिल गया था। आज आप उसकी कहानी सुनेंगे तो आप भी उसी प्रकार से हिल जाएंगे। तो चलिए जिया की जुबानी जानते हैं क्या कुछ घटा था उसके साथ। तो ये घटना आज से 7 साल पहले घटी थी। आज से 7 साल पहले हरियाणा के गुरुग्राम में एक अंकुर नाम का लड़का अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहा था। जैसा कि सब लोग हमेशा अपनी फैमिली के साथ अच्छी जिंदगी जीते ही हैं, उसके साथ भी सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत फन था। वो स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। उस टाइम पे वो क्लास 6th या 7th में था और आराम से अपने स्कूल जाता था, घर आता था, थोड़ा बहुत खाना खाएगा, फिर खेलने निकल जाएगा, इवनिंग में फिर घर पे आएगा, वापस से पढ़ाई करेगा, खाना खाएगा, सो जाएगा। उसकी जिंदगी का रूटीन ही ये चल रहा था। उसके घर पे भी अपने माँ बाप का वो इकलौता लड़का था। इसके घर वाले इसको बहुत प्यार करते थे, जो भी चीज मांगेगा तुरंत उसको लाके देते थे, इतना प्यार करते थे। तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो बोलने लगता है कि मम्मी पापा मैं ना मामा के घर जाना चाहता हूँ, बहुत टाइम हो गया है मैं मामा के घर नहीं गया हूँ और बहुत मन कर रहा है घूमने का। आप लोग बहुत साल से मुझे लेके नहीं गए हो, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है एक बार बचपन में लेके गए थे। आप क्या मामा मामी से बात नहीं करते हो? आप मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे हो उस गांव में? मुझे जाना है, मामा मामी से मिलने का मन कर रहा है। तो मम्मी बोलती है नहीं नहीं बेटा, अभी हमारा टाइम नहीं है, हमको अभी हमारा काम वाम रहता है, मेरा भी थोड़ा काम। मम्मी भी उसकी वर्किंग वूमेन थी और उसके पापा भी काम किया करते थे। तो बोलती है कि अभी तो नहीं हो पाएगा बेटा, कभी बाद में चल लेंगे। ये बोलता है नहीं मम्मी ना, मुझे जाना है, मामा के घर जाना है, प्लीज मम्मी मुझे जाना है, ले चलो। मम्मी बोलती है देख बेटा मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती, लेकिन एक काम करते हैं मैं तुझे भेज सकती हूँ, तू अकेले जा, मामा मम्मी साथ टाइम स्पेंड करना, वहां पे घूमना फिरना, और उसके बाद मामा तुझे लाके यहाँ पर गुरुग्राम में वापस से छोड़ देंगे। ऐसा वाला कर सकते हैं। तो ये बोलता हाँ हाँ ठीक है भेज दो भेज दो। मम्मी बोलती है हाँ इतना भी खुश मत हो, अभी क्यों भेजू, पढ़ाई लिखाई छुड़ा के तेरे को भेज दो क्या अभी घूमने के लिए? अभी तेरा 1 महीने बाद स्कूल की छुट्टी लगने वाली है ना, तो छुट्टी लगेगी तो उस टाइम पे जाना। तो अंकुर बोलता है ठीक है, एकदम खुश जाता है। उसके बाद ये पूरे 1 महीने इंतजार करता है कि कब छुट्टी होगी, कब मेरे स्कूल की छुट्टी होगी, मैं मामा के घर जाऊंगा। और फाइनली अब 1 महीने का टाइम निकल जाता है और वो वक्त आता है कि ये अपने मामा के साथ उनके हरियाणा के छोटे से गांव में जाए। मामा आते हैं घर पे, मामा को देख के एकदम खुश जाता है, गोदी चला जाता है, चढ़ जाता है बिल्कुल। मामा आ गए। बचपन में देखा था, मामा भी खुश होते अपने भांजे को ऐसे बड़े होकर देख के। उसके बाद इसका सामान वान तो पैक था ही, मामा अपनी गाड़ी में बैठा के इसको अपने गाँव के लिए निकल जाते हैं। इसको लेके गांव के लिए निकल गए। रास्ते में बहुत सारी चीजें खाए पिए, बहुत एंजॉय किए। एक लॉन्ग ड्राइव टाइप भी हो गया। उसका सपना था बचपन से कि मैं अपनी फैमिली के साथ ऐसे गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगा, लेकिन इसके घर वाले हमेशा काम में बिजी रहा करते थे, बहुत काम में। इसकी मम्मी का भी काम है, पापा का भी काम है और इसको भी संभालना है, इसको स्कूल है, तो नहीं प्लानिंग बन पाती थी कहीं घूमने जाने की। तो मामा के साथ अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था, बहुत खुश था, बहुत मजा आ रहा था उसको। सब कुछ करते करते ढाबा पे रुके, वहां पर खाए। उसके बाद धीरे धीरे करते करते ये लोग शाम के 7:30 बजे तक उस छोटे से गांव में पहुंच जाते हैं। वहां पे पहुंचते हैं, जो मामा घर देखता है तो और खुश होता है, बोलता है मामा मुझे थोड़ा थोड़ा याद है जब मैं बचपन में आया था तो ऐसा ही उस टाइम पे भी घर दिखता था और अभी भी ऐसा ही दिख रहा है। मामा बोलते हैं हाँ बनवाया नहीं मैंने, पुराना घर ही है तो वैसा ही दिख रहा है। बहुत खुश होता है, सब चीजें एक एक चीजें देख रहा है, बहुत इंजॉय कर रहा है। जाता है मामी से मिलता है और मामी उसको खिलाती विलाती है, मामी भी बहुत खुश होती है। मामा मामी के बच्चे थे वो लोग भी इसको मिलके बहुत खुश होते हैं। उसके बाद से वो आराम से वहां पे रहने लगता है। दिन में अपने कजन लोगों के साथ जाता था, बाहर खेलता कूदता था, थोड़ा बहुत बगीचे में एक्सप्लोर करता था और शाम को आके मामी से कुछ ना कुछ गांव की बातें सुन के सो जाया करता था। इसकी लाइफ बहुत मस्त चल रही थी।
एक दिन की बात है, शाम के 8 सवा 8 बजे का टाइम हो रहा था। उस टाइम पे अपने मामी के साथ ऐसे ही खाना खा के बैठा हुआ था और बोल रहा था कि मामी आप ना मुझे कुछ भूत की स्टोरी सुनाओ। मुझे भूत, चुड़ैले, पिशाच, वैम्पायर इनकी स्टोरी सुनना बहुत पसंद है और वैसे शोज देखना भी मुझे बहुत पसंद है। तो मामी बताओ ना ऐसी कोई स्टोरी, मुझे सुनना है। मामी बोलती है कि क्या भूत प्रेत, कोई और कहानी बताती हूँ ना, अपने बचपन में मैं कैसे कैसे अपने गाँव में घूमती थी। बोलता नहीं नहीं मामी प्लीज़ यार भूत की कहानी बताओ, मुझे बहुत मन कर रहा है सुनने का। तो मामी क्या करती है कि बोलती है ठीक है बताती हूँ। मामी बोलती है कि अपना ये जो गाँव है ना, तो देखा ही होगा कि शाम एक बार हो जाए तो लोग ज़्यादा बाहर नहीं भटकते हैं, जल्दी खा पी के सो जाते हैं। तो अपने इस गांव में ना बहुत सारी चुड़ैलें घूमती है। शाम एक बार हो जाए उसके बाद से बहुत सारी चुड़ैलें घूमने लगती हैं और कोई भी ऐसा घर से बाहर निकलेगा, कुछ भी छोटी मोटी भी हरकतें कर दे तो वो चुड़ैलें उसको चपेट लेती है। तो बोलता है भक मामी ऐसा नहीं होता होगा, ऐसे थोड़ी चुड़ैलें घूमेंगी। तो क्या किसी ने देखा है चुड़ैलों को? मामी बोलती है नहीं, किसी ने देखा तो नहीं है लेकिन होती है ये तो पता है। तो बोलता है कैसे आपको पता है होती है, किसी ने देखा नहीं है? तो मामी ने बोला कि बहुत सारे औरतें, बहुत सारे आदमी यहाँ पर पोजेस हो चुके हैं। बहुत लोग के ऊपर चुड़ैले ऐसे भूत आ जाते हैं, लोग अजीबोगरीब हरकत करने लगते हैं, फिर झाड़ फूक करवाना पड़ता है। गांव के बहुत लोग परेशान हो चुके हैं। तो इसीलिए तू ये सारी चीजों पे ध्यान मत दे, इस चीज को स्टोरी है तो स्टोरी जैसा ही लेके रहे। तो बोलता है मामी प्लीज आप बताओ ना, क्या आपके साथ कभी कोई घटना घटी है? आपने क्या कभी कोई भूत प्रेत या चुड़ैल को एक्सपीरियंस किया है? मामी बोलती है हाँ किया है ना। बोलता है ये क्या किया है मामी? मामी बोलती है कि हाँ एक दिन मैं बैठी थी और चुड़ैल आंगन में मेरे पास आई और जोर जोर से हंस रही थी। ऐसा बोल के मामी जोर जोर से हंसने लगती है। ये बोलता है कि मामी आप मजाक मत करो, आप झूठ बोल रहे हो। मामी बोलती है हाँ हाँ झूठी बोल रही थी, नहीं करी हूँ एक्सपीरियंस मैंने, लेकिन दूसरे लोगों ने किया है। तो बोलता है कि ठीक है मैं सोने जा रहा हूँ, आप नहीं बता रहे हो स्टोरी तो मैं अब नहीं बैठूंगा। मामी बोलती है काम करो, जो मामा इनका ना घर के बाहर जो द्वार वाला एरिया था ना, वहां पे मामा खटिया डाल के सोया करते थे। और जब से ये आया था उस गाँव में, ये भी मामा के बाजू वाले खटिया पे सोता था, क्योंकि इसको शहर में सारी चीजें एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा था। तो उसको भी ऐसे खुले आसमान के नीचे खटिया पे सोना ही था। तो बोलता है कि हाँ मैं मामा के पास ही सोऊंगा, आप लोग अंदर सो रूम में, मुझे नहीं सोना अंदर। तो ये अपना लेके जो कंबल होता है वो लेके और चला जाता है बाहर मामा के खटिया के बाजू में सोने के लिए। वहां पे अपना कंबल वंबल रखता है और आराम से खटिया पे सो जाता है। सो गया है आराम से। आधी रात का टाइम होता है। आधी रात के टाइम में अचानक से उसके कान में पायल की छन 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 करके ऐसी आवाज सुनाई देती है, जैसा कोई पायल पहन के चल रहा है और बहुत भारी पायल पहना। उसकी आवाज बहुत तेज है, इसके कान में चुभ रही है, इतनी तेज आवाज थी। ये सोचता है कहीं मामी तो नहीं आई है। फिर इसके दिमाग में आता है, आंख बंद करके ही सोच रहा है नहीं मामी इतना भारी पायल नहीं पहनती है, मामी के पायल की तो आवाज भी नहीं आती है, शायद घुंघरू मामी ने तोड़ दी होगी। पायल तो पहनती है लेकिन आवाज नहीं आती है। तो ये कौन है? आंख खोल के देखूं क्या? ये ऐसे धीरे से अपनी आंख खोलता है और जैसे ही अपनी आंख खोलता है, अपने सीधे सामने एक पेड़ था, आम का पेड़। उस आम के पेड़ के पास एक औरत को खड़ी हुई पाता है। वो औरत काले कलर का जो लिबास होता है ना, हरियाणवी कपड़ा, जो घाघरा वगैरह टाइप का, वैसा पहनी हुई है, काले कलर का, प्योर पिच ब्लैक। उसके बाल बहुत लंबे हैं, नीचे तक लटक रहे हैं, खुले बाल रखी है, घुटने से नीचे तक के उसके बाल हैं और ऐसे खुले लहरा रहे हैं। वो पेड़ की तरफ मुंह करके पता नहीं क्यों ऐसे 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 हिल रही है। ये उसको देख के अजीब सा घबरा जाता है। इसको लगता है कि ये औरत कौन है और ऐसा क्यों हिल रही है। ये अपनी ऐसे आंख बंद कर लेता है, कंबल के अंदर अपने मुंह डाल लेता है, कंबल कर डाल के, और थोड़ा थोड़ा करके इतना गैप रखा था, उस गैप से उस औरत को ही नोटिस कर रहा होता है। वो औरत हिलते 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 जोर से हवा का झोंका आता है औरत के सिर से। वो जो ओढ़ी हुई थी, जो घाघरे पर पहनी चुन्नी ओढ़ते हैं, वो चुन्नी ऐसा गिरता है। वो चुन्नी गिरता है, उसका ये पीछे का पूरा पार्ट कंकाल जैसा था, पूरी तरह से कंकाल था। ये जैसे यहाँ पे ये सिर का ये मांस है ही नहीं, समझ गया, हाँ। और तो भी बाल उसके लटक रहे, आगे से आगे चले गए उसके बाल पूरे हिलते हिलते। वो औरत को देख के इसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। ये अंदर से बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इसको समझ में आ जाता है कि जो भी ये औरत है, ये कोई नॉर्मल औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। ये उस औरत को देख ही रहा होता है, उसकी खोखली वाली खोपड़ी को। तभी अचानक से इसकी तरफ मुंह ऐसा करती है, इसकी तरफ मुंह करती है। उसकी नाक इतनी लंबी थी, उसकी आंख ऐसे बाहर निकली हुई है, लाल लाल आंखें बिल्कुल।
उसके दांत वांत अजीब से नुकीले नुकीले टाइप के है और जोर जोर से ठहाका लगा लगा के हंस रही है। ये इसका धक 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 बढ़ गया बिल्कुल। ये समझ नहीं पा रहा है कि इतने जोर जोर से हंस रही है तो मामा उठ क्यों नहीं रहे हैं, मामा की आंख क्यों नहीं खुल रही है। अब वो सोचता है कि अगर मैं हिल डुल के मामा के पास जाने की कोशिश करता हूँ तो चुड़ैल मेरा कुछ भी बिगाड़ सकती है, इसीलिए मैं मामा के पास तो नहीं जाऊंगा। वो अपने आप को ऐसे कंट्रोल कर रहा है, धक 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 धक, बस उसको ऐसा लग रहा है कि मैं शायद नहीं बचूंगा। वो चुड़ैल हंसते हंसते जोर से चिल्लाते हुए क्या बोलती है, तुझे क्या लगता है तुझे मैं देख नहीं पा रही हूँ? तुझे बहुत अच्छे से देख रही हूँ और आज मैं तुझे खा जाऊंगी। हा 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 करके जोर से हंसती है, बहुत ही गंदी क्रीपी सी आवाज में हंसती है। ये समझ नहीं पाता है कि चुड़ैल ऐसा क्यों बोल रही है और मुझे मतलब उसको कैसे पता कि मैं उसको छुप के देख रहा हूँ। ये इसकी घबराहट इतनी जोर से बढ़ जाती है कि जोर से जय बजरंगबली ऐसा चिल्लाता है बहुत जोर से, और जैसे चिल्लाता है वैसे ही मामा भागते हुए इसके पास आते हैं। मामा इसके पास आते हैं, इसका कंबल हटाते हैं उसके मुंह के पास से, बोलते क्या हुआ क्या हुआ अंकुर तू ऐसा चिल्ला क्यों रहा है? तो ये मामा को बोलता है कि कुछ नहीं मामा, मैं बहुत डर गया हूँ, मुझे कुछ बहुत अजीब सा दिखाई दिया, कुछ बहुत गंदा दिखाई दिया। मामा बोलते हैं तेरा सपना होगा। बोलता है नहीं नहीं मामा वहाँ देखो, ऐसे हाथ दिखाता है, वहाँ देखो वहाँ। मामा बोलते कहाँ वहाँ? बोलते वो सामने देखो ना अपने आम के पेड़ के इधर। मामा बोलते क्या है वहाँ पे? वहाँ पे कुछ भी नहीं है। और जो ये भी देखता है ना, लिटरली वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। कुछ सेकंड के अंदर ही वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। ये इतना घबरा जाता है, बोलता है मामा वहां पर कोई थी जो बहुत खौफनाक दिखाई दे रही थी और मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, मामा मुझे बचा लो नहीं तो वो मुझे मार डालेगी। मामा बोलते हैं कि बेटा तेरा बुरा सपना होगा, सो जा आजा मेरे पास सो जा। मामा खटिया उसको पकड़ के अपने पास सुला लेते हैं। वो रात भर आँख खोले खोले कांपते कांपते पूरी रात निकाल देता है। सुबह सुबह के टाइम पे मामी के पास जाता है, बोलता है कि मामी मैंने कुछ ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस किया हूँ। मामी बोलती है कि नहीं बेटा सपना होगा, बुरा सपना होगा। बोलता है नहीं मामी एक काम करो, या तो मामा से आप मुझे घर पे छुड़वा दो या तो मेरे पापा को बुलवा लो, मैं नहीं रहूंगा यहाँ पर, मामी मुझे यहाँ से भेज दो। रोने लगता है जोर जोर से। मामी बोलते हैं कि हाँ तू टेंशन मत ले, रो मत, मैं तुझे भेज दूंगी, टेंशन मत ले, तू शाम तक तेरे पापा को फोन करती हूँ आके ले जाएंगे, क्योंकि मामा को अर्जेंट काम है कहीं जाना है। तो इसके पापा को फोन किया जाता है और अभी दिन का टाइम था। दिन के टाइम में ऐसे ही खाना वाना खाता है और ऐसे माइंड डाइवर्ट करने के लिए अपने कजन लोगों के साथ उस गाँव में घूमने के लिए चले जाता है। उस गाँव में घूमने के लिए जाता है तो क्या पाता है, इनके गाँव में ना एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ के पास बहुत ज्यादा लोग भीड़ में इकट्ठे हुए हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है और वहां पे चिल्ला चोट की आवाज सुनाई दे रही है। ये लोग जाते हैं वहां पे देखने के लिए कि क्या आवाज आ रही है। अंकुर बोलता भी है अपने कजन लोगों से कि क्या आवाज आ रही है, वहां से क्यों लोग खड़े हैं? तो ये लोग बोलते हैं कुछ ना कुछ गांव में गड़बड़ तो हुआ है, इसीलिए लोग यहाँ पर ऐसे खड़े हैं। तो बोलते चलते हैं देखते हैं, बोलता है अंकुर। लोग जाते हैं भीड़ को चीरते हुए, वहां पे देखते हैं तो भीड़ के बीच में क्या पाते हैं, एक काले कपड़े में औरत ऐसे जमीन पे पड़ी हुई है और उसका मुंह भी बहुत ही ज्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा है। अंकुर देख के तो घबरा जाता है, बोलते हैं नहीं नहीं चलो यहाँ चलो चलो। ये लोग बोलते क्या हुआ? अंकुर बोलता है यही औरत थी जो रात में मुझे दिखाई दी थी। जब ये सब सारी चीजें देख ही रहा होता है ना, अभी बोल रहा होता, तभी अचानक से उसके यहाँ से कपड़ा हटता है। क्या पाता है कि उसका सिर भी अभी भी खोखला दिखाई दे रहा उस औरत का, और वो औरत वहां पे मरी पड़ी हुई है। और गांव वाले लोग क्या बात कर रहे हैं कि ये रात के टाइम पे ऐसी एक नंबर के लिए बाहर गई हुई थी और बाहर गई, ये वापस नहीं आई रात में, और सुबह सुबह यही बरगद के पेड़ के पास इसकी बॉडी इस अवस्था में पड़ी हुई थी। मतलब कि चुड़ैल उस औरत के बॉडी में गई थी, अंकुर को दिखाई भी दी थी और चुड़ैल ने उस औरत को मार भी डाली। अंकुर इतना घबरा गया तो वहां से भागते भागते घर पे आया अपने कजन लोगों के साथ। उसके पापा शाम को आए और शाम को आके इसको घर पे लेके आ गए, अपने घर पे गुरुग्राम में लेके आ गए। उसके बाद से जिंदगी में कभी भी अपने मामा के गांव नहीं गया है। मिलने का मन करता है उनको बुला लेता है, लेकिन ये कभी नहीं गया है। चलो इस पूरे केस में सबसे अच्छी चीज हुई कि ये सही सलामत अपने घर पर पहुंच गया और इसको किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ऐसी चीजों से एक बार अगर नुकसान हो जाए तो भले ही वो शरीर के घाव भर जाते हैं लेकिन अंदर के घाव कभी भर नहीं पाते हैं। ये इतना ज्यादा हमको झंझोड़ कर रख देती है इस तरह की घटना है। सोहन और उसके दोस्त के साथ घटी हुई एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी जिस सुनकर आप लोग अपने दांतों तले उंगलियां चबा लेंगे। आइए जिया की जुबानी जानते हैं कि मैं कौन सी घटना की बात कर रहा हूँ जो किसके साथ ऐसी घट गई थी। ये जो घटना घटी थी ना, आज से काफी साल पहले घटी थी, यानी कि 2013 को। 2013 में क्या होता है कि जो सोहन है ना, वो और उसका बेस्ट फ्रेंड लल्लू, ये दोनों हमेशा से एक साथ ही रहा करते थे और ये दोनों अपने
गांव के पास में एक स्कूल था, उस स्कूल में पढ़ाई भी किया करते थे और ये दोनों पड़ोसी भी थे, इसलिए इनको दोनों का बहुत अच्छा बॉन्ड था। लेकिन ये दोनों जो बच्चे थे ना, बहुत ही ज्यादा मस्तीखोर थे, एकदम नेक्स्ट लेवल के हरामी बच्चे बोल सकते हो तुम, कि जो किसी को भी ऐसी तैसी करते, किसी गांव में भी वैसे टाइप के बच्चे थे बिल्कुल। हर टाइम मस्ती करते थे, इधर उधर भागते रहते थे, घर वालों से लड़ाई करके भाग जाते थे, पैसे लेके भाग जाते थे, एकदम ही पागल टाइप के बच्चे थे ये। तो दोनों बहुत मस्ती करते थे, स्कूल भी इनको घर वाले इनको पकड़ के गोदी लेके छोड़ने के लिए जाते थे। इनकी जिंदगी मस्त यही सब करते हुए चल रही थी, कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन हमेशा हमेशा ये लोग ना इंतजार करते थे कि हमारे स्कूल की गर्मियों की छुट्टी कब होगी। गर्मियों की छुट्टी ज्यादा होगी तो ज्यादा टाइम पास करेंगे, ज्यादा मस्ती करेंगे और ज्यादा भसड़ करेंगे अपने पूरे गांव में। तो ऐसा इनका हमेशा से रहता था। लेकिन इनके घर वाले चाहते थे गर्मी की छुट्टी हो ही ना, एक दिन भी इनको छुट्टी ना मिले, कि हमको इनको झेलना ना पड़े। लेकिन 2013 की बात है, इनके स्कूल की छुट्टी होती है, यही उस टाइम पे शायद 2 महीने या 1.5 महीने छुट्टी हुआ करती थी गाँव में। तो उस टाइम पे इनके स्कूल की छुट्टी हो जाती है। जब छुट्टी होती है तो जो सोहन था ना, उसको ना किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। ऐसे पढ़ाई लिखाई वाली किताबें नहीं, भूतिया किताबें जो होती है ना, भूतिया कहानियों की किताबें, वो उसको पढ़ना बहुत शौक था। उसके जो भी रिलेटिव्स थे, उसके कजन थे, वो दूसरे शहर जाते थे तो उनसे बार बार बोलता था कि तुम लोग कोई भूत की नई किताब हुई तो खरीद के लेके आना, या अपने मम्मी पापा को बोलता था कि आप लोग मार्केट जाओ किताब खरीद के लाना। वो खुद भी खरीद के लाया करता था। इस टाइम पे वो लोग आई थिंक क्लास 9th में थे। तो ये लोग, जो सोहन था वो और लल्लू, सोहन के छत पे रोज शाम को या रात को लेट के मस्त भूतिया किताबें पढ़ते थे और रात में वहीं पे सो जाया करते थे। मस्त इनका टाइम पास चल रहा था। लेकिन एक दिन कहानी पढ़ते पढ़ते सोहन लल्लू को बोलता है, यार हम भूतिया कहानी तो इतना पढ़ते हैं, हमको इतना मजा आता है, हम इतनी भूतिया फिल्में भी देखते हैं, लेकिन तुझे क्या सच में लगता है कि भूत प्रेत पिशाच चुड़ैलें ये सब दुनिया में होती है? लल्लू बोलते हैं, हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं होती है, मेरे को तो पता है होती है। मेरे दादाजी ने बताया था कि उनको कैसे एक भूत ने दौड़ाया था, मम्मी ने भी बोला है भूत प्रेत होते हैं भाई, मैं तो डरता हूँ, मैं तो देखना भी नहीं चाहता उनको। सोहन बोलता नहीं यार, मैं नहीं मानता, जो भी बोल मैं नहीं मानता, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग सिर्फ कहानियों में होते हैं, हकीकत में कोई भूत प्रेत होते ही नहीं है। तो लल्लू बोलता नहीं नहीं यार, तू ज्यादा बात मत करनी, तो आज रात में तेरे साथ में छत पे नहीं सोऊंगा, मुझे डर लगने लगेगा। सोहन बोलता है कि अगर भूत प्रेत सच में होते हैं तो आज रात में तू मुझे प्रूफ करके दिखा। तो लल्लू बोलता है क्या प्रूफ करूं, मैं भूत बन जाऊं तुझे प्रूफ करने के लिए, मैं प्रूफ क्या करूं? तो सोहन बोलता है कि अपने गांव के बाहर वाले साइड में जो छोटा सा कब्रिस्तान है ना, वहां चलते हैं आज रात को। ऐसा बोलता है सोहन लल्लू को। लल्लू बोलता है क्या बात कर रहा है? वो कब्रिस्तान में जहां पर बच्चे दिन में भी नहीं जाते हैं, बच्चे क्या बड़े लोग भी जल्दी नहीं जाते हैं, और जो बकरी वकरी चराने वाले होते हैं, जो भैंस वैस, वो लोग उधर जाने से बचते हैं, और तू बोल रहा है कि हम रात में इस वक्त पे जाएं? अभी रात के 9 बजे का टाइम हो रहा है। सोहन बोलता है मैं 9 बजे की बात नहीं कर रहा हूँ, रात के 12 बजे निकलेंगे। लल्लू बोलता नहीं नहीं भाई, मैं एक काम कर, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, तेरे को जाना है, तू अकेले जा, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा सब बोलता है लल्लू। बोलता सोहन ऐसी बात है, बचपन की दोस्ती सारी यारी खत्म हो गई तेरी, अब बोल रहा हूँ कि भूत देखने चलना है, तू बोल रहा है नहीं जाएंगे, मैं डर रहा हूँ क्या? तू इतना फट्टू बन के मत रह। ऐसा सब बोलता है सोहन, एकदम लल्लू के बोलते ना कि बाजू में उसके दिल में एकदम वो पैदा कर देता है, जोश भर देता है कि चलेंगे भूत देखेंगे। लल्लू बोलता है हाँ ठीक है चल तो लेंगे, लेकिन मैं ना वो कब्रिस्तान के बाहर खड़ा रहूंगा, अंदर नहीं आऊंगा। तो सोहन बोलता हाँ ठीक है, बाहर खड़े रहना, जो बाहर बेंच वेंच लगी ना एक दो, उसी एक बेंच पे तू बैठे रहना, और मैं अंदर से कब्रिस्तान के अंदर से कोई चुड़ैल भूत जो भी होगी उसको मैं देख के वापस आ जाऊंगा, और नहीं तो तुझे फोन करूंगा, अपना फोन दोनों लेके चलते हैं, मैं तुझे फोन करूंगा तो तू दिखेगी भूत तो तुझे फोन करूंगा, तू आके तू भी देख लेना, ऐसा वाला, जैसे कोई मेला देखने गए हैं वहां पे। तो लल्लू बोलता हाँ ठीक है चलते हैं। तो ये लोग जैसे ही रात के 12:15 बजे का टाइम होता है, दोनों अपना अपना फोन लेके दबे पांव से, जो इनका घर था ना फर्स्ट फ्लोर का, उसकी सीढ़ी थी ना, उसके जस्ट इनके छत के पीछे वाले हिस्से में ऐसा ईंट का ना ऐसे निकला था, ऐसा निकला बाहर साइड से था, तो उस पे ना ये लोग बचपन से ही उससे चढ़ जाते थे, उतर भी जाते थे। तो ये दोनों उसी ईंट के सहारे होते होते नीचे उतर जाते हैं। नीचे उतर के दोनों अब निकल जाते हैं अपने सुनसान गांव से उस कब्रिस्तान में जाने के लिए। ये जो वक्त हो रहा था ना, इतने बजे का, रात के 12:15 12:30 बजे का वक्त, पूरा गांव एकदम सुनसान सन्नाटा, कुत्ते भी दूर दूर से भौंक रहे हैं, किसी की कोई आवाज नहीं आ रही है, सब लोग बिल्कुल गहरी नींद में जा चुके हैं। लेकिन ये दोनों चलते चलते उस कब्रिस्तान तक पहुंच ही जाते, जो कब्रिस्तान के गांव के बाहर वाला था। वहां पहुंचते हैं जब कब्रिस्तान के पास, तो सोहन बोलता है चल भाई चलते अंदर देखने के लिए, अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन कर लेता है। लल्लू बोलता है बोला था ना, मैंने तुझे बोला था ना मैं बाहर बैठूंगा, तू देख के आएगा, जा तू, मैं नहीं जाऊंगा। तो सोहन बोलता ठीक है यार, तू भी क्या याद रखेगा, तो बाहर बैठ जा, मैं जाता हूँ अंदर। तो लल्लू बोलता ठीक है लेकिन फोन जरूर करना भूत दिखेगा तो। ये बोलता हाँ ठीक है करूंगा। सोहन चला जाता अंदर कब्रिस्तान के भूत देखने के लिए, और लल्लू बाहर ही एक बेंच बना हुआ था, पत्थर टाइप का होता है ना, वैसा बना
बना हुआ था उस पे बैठ जाता है लल्लू, और सोहन अंदर है। ये सब कुछ होते होते आधे घंटे का टाइम निकल जाता है। ना ही सोहन कब्रिस्तान से बाहर आता है और ना ही लल्लू कब्रिस्तान के अंदर जाता है। अब लल्लू को होती है थोड़ी सी टेंशन कि यार आधे घंटे हो गए, वो आ क्यों नहीं रहा है, फोन करूं क्या उसे, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है। गड़बड़ कुछ होगा तो मैं फंसूंगा, पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी, तो इसको क्यों ले आया था कब्रिस्तान। अब छोटा बच्चा, उसका दिमाग इतना ही चल रहा है। वो सोहन को फोन लगा देता है। वो उसको फोन लगाता है तो थोड़े टाइम में रिंग होने, 2-3 रिंग होने के बाद उठा लेता है सोहन। बोलता है हाँ क्या हुआ बोलना। तो लल्लू बोलता है कि तू ठीक है ना। तो सोहन बोलता है हाँ ठीक हूँ। बोलता है आजा फिर, एक काम कर, चल घर चलते, मुझे नींद आ रही है। लल्लू ऐसा बोलता है सोहन को। तो सोहन बोलता है तुझे नींद आ रही, सो जा ना उसी बेंच पे, वहीं पे सोना। तो बोलता है नहीं यार मुझे डर लग रहा है, यहाँ पे कब्रिस्तान के बाहर बैठा हूँ, नींद भी बहुत ज्यादा आ रही है, एक काम कर घर चल लेते, कल आएंगे देखने के लिए। सोहन बोलता है नहीं यार मैं नहीं आऊंगा, और तुझे मेरी कसम है तू वहीं पे बेंच पे सो जा। ऐसा सोहन बोलता है लल्लू को। और ये बच्चों में कसम देना तो बहुत ही बड़ी बात है। कसम दे दिया मतलब अब करना ही है। तो लल्लू क्या है कि बाहर सोने के लिए हो जाता है, अपना रेडी हो जाता है और सोने के लिए चला जाता है। और सोहन अभी भी कब्रिस्तान के अंदर ही है। 10-15 मिनट ऐसे ही लेटा हुआ है, तभी इसको लल्लू को नींद आ जाती है। नींद आती है और लल्लू पता नहीं कब गहरी नींद में पहुंच जाता है, कितना टाइम बीत जाता है उसको पता ही नहीं चलता है। शायद 1-1.5 घंटे बीत चुके थे, लेकिन 1-1.5 घंटे बीतने के बाद ये जो लल्लू सोया था कब्रिस्तान के बाहर बेंच पे, उसके कान में कुछ आवाज सुनाई देती है। उस आवाज सुनाई देने की वजह से उसकी नींद डिस्टर्ब होती है, उसकी आंख खुलती है। वो जो आवाज थी ना, जैसा कोई कब्रिस्तान में जो कुदाल होता है ना, उससे कुछ खोद रहा है कुछ, हाँ। बहुत जोर जोर से कोई कुदाल से खोद रहा है, ऐसी आवाज सुनाई देती है। अब वो घबराते उठता है, टाइम देखता, टाइम हो रहा था 2-2:15 बजे का। वो सोचता है कि ये क्या है भाई, मतलब सोहन अभी तक आया नहीं और अंदर कुदाल से कौन क्या खोद रहा है, कहीं सोहन कुछ तो नहीं कर रहा है, मुझे जाके देखना चाहिए उसको कुछ हो तो नहीं गया। वो उठता है अपने बेंच से और जो कब्रिस्तान जो अंदर जाने का गेट था ना, उसके बाहर से अभी अंदर एंटर करने ही वाला था, तभी उसे अचानक से उस कब्रिस्तान के बीचों बीच एक औरत दिखाई देती है। और जैसे इस औरत को देखता है वो दीवार के पीछे छुप जाता है। वो जो औरत थी ना, थोड़ी सी एबनॉर्मल दिखाई दे रही थी। उस औरत ने बिल्कुल सफेद कलर की साड़ी पहन के रखी थी और उसके बाल एकदम लंबे लंबे खुले खुले से थे, और वो बहुत ही जोर जोर से स्पीड से किसी का कब्र खोद रही थी, बहुत ही जोरों से स्पीड से एकदम। ये सोचता है ये कौन औरत है, इसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से, और सोहन कहाँ है, कब्रिस्तान के अंदर दिख नहीं रहा है, और ये क्या खोद रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लल्लू इधर बहुत ज्यादा डर रहा है, उसे बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, ये औरत है कौन। अभी कुछ सोचता कुछ समझता, उससे पहले ही वो औरत कब्रिस्तान के अंदर से एक लाश निकालती है और उस लाश को निकाल के नोच नोच के खाना स्टार्ट कर देती है। बहुत ही जोर जोर से दांत से करके ऐसे आवाज भी जो थी उसी खाने की बहुत ही भयानक थी। अब लल्लू की जो धड़कन है दिल की बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो सोच रहा था कि ये औरत होके लाश कैसे खा सकती है, ये क्या कर रही है। वो जो औरत थी बहुत जोर से खा रही, चबा रही है, कट कट करने की आवाज इतनी जोर जोर से गूंज रही है पूरे यहाँ पे रात के माहौल में, पूरी आवाज गूंज रही है। अभी वो सोचता मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं सोहन भी नहीं दिखाई दे रहा है, मैं क्या सोहन को फोन करूँ क्या। सोचता नहीं मैं देखता हूँ, ये औरत चली जाएगी फिर मैं उसको फोन करूंगा। उसको देख ही रहा है, तभी वो औरत खा के उठती है और जो गड्ढा हुआ था उसी में लात से धक्का मार के उसको जो लाश थी उसको अंदर डाल देती है, और फिर वहां से वो औरत जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो औरत जाने लगती है, अब सोचता है लल्लू कि मैं सोहन को फोन करता हूँ। लल्लू सोहन को फोन लगाता है, और जैसे ही लल्लू सोहन को फोन लगाता है, इसकी सबसे बड़ी गलती यही थी, क्योंकि सोहन उधर एक जो कब्रिस्तान था ना, उसी में बीचों बीच एक झाड़ी वाला था, थोड़ा सा पेड़ पौधे थे, उधर पीछे छुपा हुआ था, और चुड़ैल को वो भी ऑलरेडी देख रहा था। और जैसे ही ये फोन की आवाज आती है, वो चुड़ैल जिधर सोहन छुपा हुआ था उधर भागते हुए जाती है। वो जो उसे भागी, इतना ऐसा लगा था इतने दूर से 1 सेकंड में उसके पास पहुंच गई, इतने जोर से भागी थी वो, जैसे रॉकेट ऐसा उड़ के गया हो। ऐसे जब सोहन के पास जाती है और सोहन कैसे पकड़ के उठा लेती है। अब लल्लू घबरा जाता है, उसको लगता है कि मेरा दोस्त नहीं बचेगा। अब लल्लू अपना हिम्मत बांधते हुए हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जैसे हनुमान चालीसा पढ़ता है, वो चुड़ैल अजीब सी डिस्टर्ब होने लगती है, जैसे कि उसको पकड़ी हुई है, उसकी पकड़ थोड़ी कमजोर हो रही है। अब लल्लू को लगता है कि मुझे अपने दोस्त को बचाने के लिए उसके पास जाना चाहिए। वो हिम्मत करते हुए फ्लैश लाइट ऑन करके अपने फोन का कब्रिस्तान के अंदर पहुंच जाता है, और चुड़ैल के पास जोर से चिल्लाते हुए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश, ऐसे बोलते बोलते जोर जोर से चिल्लाते हुए जोर जोर से पढ़ने लगता है हनुमान चालीसा। पढ़ रहा और वो औरत जो थी, जो चुड़ैल थी, बहुत जोर से चीख रही है, चिल्ला रही है बहुत जोर से। और जो सोहन था वो भी चिल्ला रहा है, बहुत जोर से रो रहा है, क्योंकि वो डर गया था। वो चुड़ैल की शक्ल थी वो
मतलब इतनी ज्यादा घटिया थी, इतनी वाहियात थी कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते। जैसे कोई लाश डर जाती है ना, वैसी शक्ल थी उसकी। ये दोनों डरे हुए बहुत है, लेकिन सोहन डरा डरा में ही वो भी हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर देता है। जब दोनों हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, वो चुड़ैल की पकड़ ऐसे कमजोर होती है, चुड़ैल ऐसे गिराती है सोहन को और जोर से जुप से भाग के कहीं गायब हो जाती है। इनके सामने लिटरली गायब होती है वो। उसको गायब होते हुए देखते हैं, ये दोनों बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचते हैं, एक स्पीड में दोनों साथ में भागते हैं। बोलते हैं जितनी जल्दी इस कब्रिस्तान से अंदर से निकल जाएंगे बाहर, उतनी जल्दी हम बच जाएंगे, अगर नहीं निकले तो भाई साहब हम बचेंगे नहीं। तो दोनों भाग रहे, हनुमान चालीसा रीड कर रहे, भाग रहे भागते 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 अपने घर के पास आते हैं। अपने घर के पास आते हैं और अभी सोचते हैं कि नॉर्मल दरवाजा से हम अंदर जाएंगे। नॉर्मल दरवाजा से ये लोग अंदर जाते हैं और इस बार ये लोग छत पे नहीं जाते हैं, सोहन के रूम में जाके बैठ जाते हैं। सोहन के रूम में जाके बैठते हैं। लल्लू बोलता है यार वो चुड़ैल तो तूने देखा? सोहन बोलता है हाँ मैंने उसको देख लिया था आते हुए, इसलिए मैं झाड़ियों के पीछे छुपा। तूने मुझे फोन क्यों किया? तेरी वजह से आज मैं मर जाता मैं। तो लल्लू बोलता है मुझे टेंशन हो रही थी इसलिए तुझे फोन किया था। सोहन बोलता है खैर जो भी हो यार, मैं समझ में नहीं आ रहा क्या करे, ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊंगा, मेरे को बहुत डर लग रहा है। लल्लू बोलता है देख डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए। अगर घर वालों को पता चल गया तो शायद अपनी बैंड बजा देंगे, इतना मारेंगे जिससे कोई लिमिट नहीं, हॉस्टल में डाल देंगे, अपन स्कूल में भी नहीं रखेंगे। तो उसके बाद क्या होता है, ये दोनों हिम्मत बांधते बांधते रात भर बैठे बैठे हनुमान चालीसा फोन में लगा दिए हैं और रात भर बैठे बैठे वहीं पर पूरी रात बिता लेते हैं। लेकिन वो रात जो थी ना, उनके लिए बहुत ही ज्यादा खौफनाक रात थी। इतनी ज्यादा खौफनाक कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। आज तक नहीं भुला पाए होंगे? नहीं, अभी तक नहीं भुला पाए हैं। मतलब वो सोचो उतने साल, 2013 से लेके अभी 2023 चल रहा है, इतने साल हो गए, उनको लगता है कि अभी तो हुआ तुम्हारे आंख के सामने, अभी तो हमने सब कुछ फेस किया था। और उनको यकीन भी हो गया कि हाँ भाई भूत प्रेत जैसी चीजें होती है दुनिया में, मानो या ना मानो होती तो है। इस घटना की जानकारी किसके थ्रू? उसने ही, लल्लू ने ही इंस्टाग्राम पे लिख के भेजा है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किए होंगे। अब तक देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन।